तारीख होती है 15 फरवरी 2026। रात के 1:15 का वक्त होता है। हरियाणा के झज्जर जिले का बादली इलाका। रात बिल्कुल खामोश होती है। सड़क पर लोग आ जा रहे होते हैं। ऐसे में एक शख्स बीच सड़क पर आती जाती गाड़ियों को रोकने की कोशिश करता है। काफी जद्दोजहद के बाद जब कोई गाड़ी नहीं रुकती तो वो शख्स परेशान होकर बीच सड़क पर आकर खड़ा हो जाता है और ऐसे में एक गाड़ी को मजबूरन रुकना पड़ता है। गाड़ी रुकती है, ड्राइवर शीशा नीचे करता है और जानने की कोशिश करता है कि आखिर ये शख्स ऐसा क्यों कर रहा है। ड्राइवर उस शख्स से बात करता है और बात करने पर पता चलता है कि उस शख्स के साथ लूटपाट हुई है और कुछ लोग उसकी पत्नी को किडनैप करके जंगल की तरफ ले गए हैं। ये सारी बातें सुनने के बाद ड्राइवर थोड़ा सा घबरा जाता है और घबराहट में वो 112 नंबर पर कॉल करता है और इस सारी घटना की जानकारी जो है पुलिस को देता है। कुछ ही टाइम में पीसीआर वैन वहां पर आती है और वो लोग पहली नजर में वहां की तफ्तीश करते हैं। धीरे धीरे वहां के वरिष्ठ पदाधिकारी जन और नियर पुलिस चौकी से एक टीम भी घटनास्थल पर पहुंच जाती है। पुलिस वहां पहुंचने के बाद उस घटनास्थल का जायजा लेती है और वहां पे क्या घटना हुई इसको जानने की कोशिश करती है। वहां पर मौजूद दोनों शख्स से बात करती है तो पता चलता है वहां पे एक शख्स वो ड्राइवर होता है जिसने पीसीआर को कॉल किया था और दूसरा शख्स वो होता है जिसके साथ ये घटना हुई है। उस शख्स का नाम होता है अंशुल धवन। पूछने पर अंशुल धवन बताता है कि दरअसल 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाने के लिए अपनी पत्नी के साथ हिसार आया हुआ था और आज वो वापस गुड़गांव जा रहे थे ताकि कल वो वापस अपने काम पर लौट सकें और इसी बीच उनके साथ ये हादसा हो गया। पुलिस ये जानने के बाद घटनास्थल की तफ्तीश करती है और अंशुल धवन के बताए हुए रास्ते पर वो आगे बढ़ते हैं। जब वो सड़क से उतरकर कच्चे रास्ते पर थोड़ी सी दूर आगे जाते हैं तो वहां पर उन्हें उसकी पत्नी महक कथूरिया की लाश मिलती है। वहां पर लाश के पास वो पहुंचते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर यहां पर क्या हुआ है। जैसे कि अंशुल धवन ने उन्हें बताया था कि 4 से 5 लोगों ने मिलकर उनसे लूटपाट की थी। तो इसी तरीके से पुलिस अपनी जांच को आगे बढ़ाती है। धीरे धीरे अंशुल धवन से और ढेर सारी जानकारियां जुटाई जाती हैं। इसी बीच अंशुल धवन अपने पिता को कॉल करके इस घटना की जानकारी देता है। अंशुल धवन के पिता ये खबर सुनकर परेशान हो जाते हैं और वो महक कठुरिया के पिताजी को कॉल करके यानी कि अपनी समधी को कॉल करके इस घटना की जानकारी देते हैं। वो बताते हैं कि दरअसल आपकी बेटी का कत्ल हो गया है और ऐसे में महक कठुरिया के पिता जो है टूट जाते हैं। वो अपनी बेटी श्रुति और अक्षय को इस घटना की जानकारी देते हैं और उनके साथ तुरंत घटनास्थल के लिए निकल जाते हैं। इस बीच पुलिस यहां पर अपना काम कर रही होती है। हम केस के बारे में बात करें उससे पहले हम थोड़ी सी जानकारी अंशुल धवन और महक कठुरिया के बारे में बता देते हैं। दरअसल अंशुल धवन जो है पेशे से एक सीए होता है और गुड़गांव में वो अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता है। अंशुल धवन के पास वो सब कुछ होता है जिसकी आम आदमी को चाहत होती है। दरअसल अंशुल धवन के पास अपना एक सक्सेसफुल कैरियर होता है, एक फिक्स इनकम होती है और समाज में एक प्रतिष्ठित नाम होता है। और लोगों से पूछने पर यह भी पता चलता है कि अंशुल जो है एक रिजर्व टाइप का पर्सन था। दरअसल उसे सिर्फ अपने काम से काम होता था। वो बहुत ही संकोची स्वभाव का व्यक्ति था और वो ज्यादा दूसरों से मिलना या फिर दूसरे लोगों से बातचीत करना उसको पसंद नहीं था। उसे अपनी रेपुटेशन बहुत ज्यादा प्यारी थी। और वहीं उसके उल्टा जब महक के बारे में जानकारी निकाली जाती है तो पता चलता है महक एक हंसमुख और मिलनसार लड़की थी। यही वजह थी कि उसके बहुत सारे दोस्त हुआ करते थे। जो भी उससे मिलता था वो उसे अपना बना लेती थी। और पता चलता है कि अभी 5 महीने पहले ही महक कठुरिया और अंशुल धवन की अरेंज मैरिज हुई थी और दोनों कपल काफी खुश थे। दोनों कपल के बीच ऐसा कुछ भी नहीं था कि कभी उनके बीच लड़ाई हो। इसके बाद हम एक बार फिर से चलिए घटनास्थल की तरफ चलते हैं। घटनास्थल पर जब वरिष्ठ पदाधिकारी जन पहुंचते हैं तो एक बार फिर से केस को रीडिटेलिंग में देखते हैं। वो अंशुल धवन से जानना चाहते हैं कि शुरू से लेके अंत तक क्या क्या चीजें हुई। अंशुल धवन उसे बताता है कि दरअसल अपने ससुराल में 10 से 15 मिनट का वक्त बिताने के बाद वो वहां से महक कठुरिया के साथ निकल गया था और जब वो गाड़ी लेकर निकला तो उसने बताया कि कोई कार उनका पीछा कर रही थी और इस कार से पीछा छुड़ाने के लिए अंशुल धवन ने देखा कि साइड में एक कच्चा रास्ता जा रहा है। तो इसलिए अंशुल धवन ने अपनी गाड़ी कच्चे रास्ते पर मोड़ ली ताकि पीछा करने वाले व्यक्ति आगे निकल जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अंशुल धवन ने बताया कि जब उसने अपनी गाड़ी कच्चे रास्ते पर उतार ली तो पीछा कर रही कार भी उसके पीछे आई और कुछ ही दूर में उन्हें ओवरटेक कर लिया और गाड़ी से निकल के 4 से 5 व्यक्ति उनके साथ लूटपाट करने लगे। उसने बताया कि महक कठुरिया ने जब इस लूटपाट का विरोध किया तब उन लोगों ने महक कठुरिया का बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया और उसके साथ भी काफी मारपीट करी और वो लोग निकल गए। ये बात सुनने के बाद पुलिस पदाधिकारी फिर से अपनी तफ्तीश में लग जाते हैं। तभी एक सिपाही वरिष्ठ पदाधिकारी के पास आता है और बताता है कि सर, घटनास्थल को देखकर बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पर 4 से 5 व्यक्ति थे। दरअसल वो बताता है कि यहाँ पर फुटप्रिंट्स दिखाई दे रहे हैं और फुटप्रिंट्स को देखने के बाद पता चलता है कि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 व्यक्ति ही थे और 1 या 2 व्यक्ति ने मिलकर ही इस घटना को अंजाम दिया है।
ऐसे में वरिष्ठ पदाधिकारी फिर से सोच में पड़ जाते हैं। साथ ही साथ सिपाही ने एक चौंकाने वाली बात और बताई थी। उसने बताया था कि सर, हमें घटनास्थल से एक सर्जिकल ग्लव्स भी मिला हुआ है, शायद वो इस केस से रिलेटेड हो सकता है। जब पुलिस को यह बात पता चलती है तो वो सर्जिकल ग्लव्स को भी अपनी जांच में शामिल कर लेते हैं। एक बार फिर से अंशुल धवन से दोबारा से बात की जाती है। जब कई अधिकारी अलग अलग तरीके से अंशुल धवन से बात करते हैं, केस के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें थोड़ा बहुत गड़बड़ महसूस होती है। कुछ ही देर बाद अंशुल धवन के पिता और महक कठुरिया की फैमिली भी वहां पर पहुंच जाती है। काफी सारी बातें होती हैं। वरिष्ठ पदाधिकारी जन ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि कहीं महक कठुरिया या अंशुल धवन के बीच कुछ ऐसी बातें तो नहीं थी जिनकी वजह से इनके आपसी रिश्ते खराब हों। पर काफी बातचीत करने के बाद भी वरिष्ठ पदाधिकारियों को उन दोनों के रिश्तों के बीच ऐसा कुछ नहीं मिलता जिससे कि अंशुल धवन पर शक किया जा सके। पुलिस अधिकारी सांत्वना देते हैं अंशुल धवन को भी और उनकी फैमिली को भी कि वो जल्द से जल्द गुनहगारों को पकड़ लेंगे। धीरे धीरे बातचीत चलती रहती है। पुलिस अपनी तफ्तीश में लगी रहती है। वो अपने तरीके से हर एंगल से केस को देखते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब अलग अलग अधिकारी अंशुल धवन से बात करते हैं तो उन्हें पहले ही संदेह हो चुका था। लेकिन एक तुक्का और मारा जाता है। दरअसल पुलिस पदाधिकारी कहते हैं कि जो हमें सर्जिकल ग्लव्स मिला है उसमें भले ही ऊपर की तरफ फिंगरप्रिंट ना हो, लेकिन अगर हम इनको जो है लैब में भेजेंगे तो फॉरेंसिक रिपोर्ट में इन साइड में कहीं ना कहीं फिंगरप्रिंट हमें जरूर मिलेगा। और एक अधिकारी जो है अंशुल धवन से बात करता है पर्सनली ले जाकर कि देखिए, अगर आपको इस केस के बारे में कुछ चीजें और पता है तो आप हमें बता सकते हैं। अगर आप पर्सनली हमसे कोऑर्डिनेट करेंगे तो हो सकता है हम आपकी मदद कर पाएं, लेकिन अगर आप हमें कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे और बाद में कुछ चीजें सामने आएंगी तो हो सकता है उससे आपको ट्रबल क्रिएट हो। ये सारी चीजें सुनकर अंशुल धवन धीरे धीरे टूट जाता है। अंशुल धवन के टूटने के बाद जो चीजें सामने आती हैं, दरअसल वो एक समाज के तौर पर, एक व्यक्ति के तौर पर हम सभी को बहुत ही हैरान करती हैं। दरअसल अंशुल धवन बताता है कि उसकी पत्नी महक कठुरिया महज 26 साल की थी और वो बहुत ही खूबसूरत थी। वो बताता है कि महक कठुरिया HDFC बैंक में एज अ डिप्टी मैनेजर काम कर रही थी। 2020 से महक कठुरिया वर्किंग थी और उसका प्रोफेशनल करियर बहुत अच्छा चल रहा था और पिछले 5 महीने पहले ही उन दोनों की शादी हुई थी और उन दोनों की शादी में ऐसी कोई बात नहीं थी जो उन्हें परेशान करती। लेकिन अंशुल धवन बताता है पुलिस को कि दरअसल वो जब भी घर पर आता था तो महक कठुरिया हमेशा अपने मोबाइल फोन पर किसी न किसी से बात किया करती थी। पूछने पर वो बताती थी कि दरअसल ये उसके बैंक के कलीग्स हैं जिनके साथ वो काम पे लगी हुई है। लेकिन ये सारी चीजें अंशुल धवन को बर्दाश्त नहीं होती थी। उसका यूं हंस हंस कर किसी और अजनबी से बात करना उसको संदेह में डालता था। दरअसल उसको डाउट था कि उसकी पत्नी महक कठुरिया का कहीं ना कहीं प्रेम प्रसंग चल रहा है। उसे डर था कि महक कठुरिया उसको धोखा दे रही है और इसी डर की वजह से वो महक कठुरिया से सवाल जवाब करने लगा। इन सवाल जवाब के चक्कर में उन दोनों की रोज कभी ना कभी किसी ना किसी वक्त लड़ाइयां हुआ करती थी। लेकिन ये लड़ाइयां ऐसी थी कि ये उनके घर वालों को नहीं पता थी। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अंशुल धवन एक रिजर्व टाइप का व्यक्ति था, तो वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि उनकी आपसी लड़ाई की बातें किसी को पता चले, इसलिए ये बातें कभी सामने नहीं आई। वो आगे बताता है कि ये लड़ाइयां उसकी अक्सर हुआ करती थी और बार बार समझाने के बाद भी जब महक कठुरिया के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया तब उसने एक फुल प्रूफ प्लान बनाया। उसने अपने लेवल पे थोड़ा बहुत रिसर्च किया। उसने ये जाना कि हम किस तरीके से हत्या कर सकते हैं और हत्या करके कैसे बच सकते हैं, और इसी के साथ उसने एक फुल प्रूफ प्लानिंग बना ली थी। और 14 तारीख को वैलेंटाइन डे मनाने तो आया था, लेकिन उसके सातिर दिमाग में एक कत्ल का आइडिया भी चल रहा था। 10 से 15 मिनट अपने ससुराल में बिताने के बाद रात 1:45 बजे वो गुड़गांव की तरफ निकल चुका था और रात को 1:45 बजे निकलना भी ये उसकी साजिश का हिस्सा था, क्योंकि उसे पता था कि रात के अंधेरे में अगर ये कहानी बनाई जाएगी तो कोई भी इस पर आसानी से यकीन कर लेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दरअसल अब वो असली केस बताता है कि असली तरीके से उसने कैसे वारदात को अंजाम दिया था। वो बताता है कि उसने मेडिकल स्टोर से ग्लव्स ले लिए थे, सर्जिकल ग्लव्स, और जब वो दोनों गाड़ी से गुड़गांव की तरफ आ रहे थे तो बीच में उनकी फिर से कहासुनी हो गई और फिर बीच रास्ते में ही गाड़ी के अंदर ही वो महक कठुरिया को मारने पीटने लगा। धीरे धीरे वो आगे बढ़ते रहे, लेकिन एक जगह सुनसान रास्ते पर उसे सड़क से उतरती एक कच्ची सड़क दिखाई दी, जिस तरफ वो उतर जाता है और महक कठुरिया को गला दबाकर उसकी हत्या कर देता है। गला दबाने के दौरान अंशुल धवन ने हाथों में सर्जिकल ग्लव्स पहन रखा था। गला दबाने के बाद जब महक कठुरिया मर गई, फिर भी अंशुल धवन को बिल्कुल यकीन नहीं था कि अभी जो है इसकी मौत हो चुकी है। इसलिए वो इस बात को पुख्ता करने के लिए सीजर लेता है और सीजर से महक कठुरिया के हाथों की नस को काट देता है, जिससे ब्लड ओवरफ्लो होता है।
लेकिन महक कथूरिया तो गला दबाने से ही मर चुकी थी। इसके बाद अंशुल धवन अपने बचने की साजिश तैयार करता है। वो अपने ऊपर छोटे छोटे वार करता है, अपने आप को भी काफी सारी चोटें पहुंचाता है ताकि ऐसा लगे कि यहाँ पर सच में एक हमला हुआ था और हमलावरों ने उस पर भी हमला किया हुआ है, जिससे कि उसको भी काफी सारी चोटें आई हैं। ये सारी चीज बातें जब पुलिस पदाधिकारियों सहित वहां पे खड़े परिवारीजन और घटनास्थल पर मौजूद लोगों को पता चली तो हर कोई ये जानना चाहता था कि आखिर एक पढ़ा लिखा इंसान इस हद तक कैसे गिर सकता है। अगर आपको किसी पर भी संदेह था, अगर आपको ये डर था कि वो जो है आपके साथ लॉयल नहीं है, तो ऐसी सिचुएशंस में आप म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग के साथ अपने परिवारजनों के साथ इस पर बात कर सकते थे, अगर वाकई में ऐसा कुछ होता। लेकिन शायद ऐसा था या नहीं था, ये आगे जांच का विषय है। पुलिस इस एंगल पर भी जांच कर रही है। लेकिन यहाँ पे सबसे चौंकाने वाली खबर यह थी कि जब पुलिस ने महक कथूरिया की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा तो पोस्टमार्टम में यह आया कि महक कथूरिया 2 महीने की प्रेग्नेंट थी। और शायद ये बात अंशुल धवन को बिल्कुल पता नहीं थी। जब ये प्रेगनेंसी की बात अंशुल धवन की फैमिली को पता चलती है तो उनकी फैमिली भी ये सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिर उनकी परवरिश में ऐसी क्या कमी थी। उन्होंने पढ़ाया लिखाया और उनका बच्चा भी मेहनती था, तभी तो सीए बना, लेकिन इसके बावजूद भी उसने ऐसी घटना को अंजाम कैसे दिया। ये सारी बातें किसी को भी परेशान करती हैं। ये किसी को भी डाइजेस्ट नहीं होती कि हमारे समाज में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति सीए, जो कि एक बहुत ही सम्मानजनक पेशा माना जाता है, ऐसे पेशे में कोई व्यक्ति हो, पढ़ने लिखने के बाद वो अपने इस मुकाम को हासिल करता है, उसके बाद भी वो ऐसी घटनाओं को अंजाम देता है। खैर, पुलिस इस केस की चार्जशीट बना रही है और जल्दी से जल्दी जो है अंशुल धवन को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की कोशिश कर रही है।